Hello friends and welcome to the Hindu editorial analysis for 7th of October 2023। तो आज के द हिंदू का एनालिसिस हम करेंगे जिसमें जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई हैं उनको भी एक बार देखेंगे और जो एडिटोरियल्स में इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनसे में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आपको साथ साथ बताते चलेंगे कि कुछ चीज़ अगर प्री या मेंस के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है उसको भी हम साथ साथ बताते चलेंगे। तो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। फर्स्ट एडिटोरियल इज The revenue riddles amid broadly healthy GST inflows, some trends need greater scrutiny। तो जो ग्रोस रेवेन्यूज हैं जीएसटी से वो लगभग 9.92 लाख जो है करोड़ वो हो गई हैं और इट मार्किंग एन 11.1% इंक्रीज ओवर द कलेक्शंस बिटवीन अप्रैल एंड सितंबर 2022। तो इन पिछले 9 महीने जो पिछले साल के 9 मंथ्स का पीरियड था उसके कंपैरिजन में देखें तो 11.1% जो है इंक्रीज उसमें देखने को मिला है। वहीं पे ऑथर ने बोला है बियॉन्ड द मैक्रो रेजिलियंस दैट दीज नंबर्स इंडिकेट अ फ्यू एरियाज ऑफ कंसर्न डिजर्व क्लोजर स्क्रूटनी। लेकिन उसके बावजूद कुछ एरिया जो हैं जिनमें स्क्रूटनी की जरूरत है, थोड़ा ज्यादा पास से देखने की जरूरत है फ्रॉम पॉलिसी मेकर्स एंड जीएसटी काउंसिल विच कन्वीन्स टूडे। तो उसमें क्या क्या है, पहला तो ऑथर ने बताया कि देयर इज अ डिसर्नेबल स्लो डाउन इन द ग्रोथ ऑफ जीएसटी इनफ्लोज। तो जीएसटी इनफ्लोज में थोड़ा सा स्लो डाउन है विच ड्रॉप टू 10.2% इन सितंबर। दूसरा, द एवरेज ग्रोथ बिटवीन जुलाई एंड सितंबर में जो एवरेज ग्रोथ रहा है इट हैज डिप्ड टू 10.6% इन सेकंड क्वार्टर फ्रॉम 11.5% इन द फर्स्ट क्वार्टर के मुकाबले सेकंड क्वार्टर में थोड़ा डिप देखने को मिला है। फिर जो ग्रोथ है डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन से एंड सर्विसेज इंपोर्ट्स इट हैज स्लोड टू 14% ओवर द पास्ट 2 मंथ्स फ्रॉम 18% इन जून। तो 18% जो जून में थी उससे 14% पे आ गई है। तो ये तीसरी चीज है। चौथी, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट रेवेन्यूज इन सितंबर based on transactions undertaken in August also include pending dues from businesses since the start of GST regime in 2017-18। तो जो 2017-18 में जो के टाइम से जब जीएसटी रेजिम शुरू हुई थी तो ये आपको प्री के लिए याद रखना है, तब से लेके जो कुछ पेंडिंग ड्यूज पड़े हुए थे तो अगस्त वाले जो रेवेन्यूज सितंबर में आई हैं, जो अगस्त के ट्रांजेक्शन में ली गई है उसमें वो भी जो है पेंडिंग ड्यूज उसमें जुड़े हुए हैं। तो एक पॉइंट ये भी है कि इस वजह से थोड़ा सा ज्यादा दिख सकता है। फिर ई इनवॉइसिंग बिकेम मैंडेटरी फॉर ऑल फर्म्स विद अ टर्नओवर ऑफ ओवर ₹5 करोड़ सिंस अगस्त 1। 1 अगस्त से जो भी जिन भी फर्म्स का जो टर्नओवर वो 5 करोड़ से ऊपर है, ये प्री और मेंस दोनों के लिए है, और जिनका भी टर्नओवर जो है 5 करोड़ से ऊपर है उनको मैंडेटरी जो है ई इनवॉइस वो करनी है। ठीक है ना। तो वो कंप्लायंस पुश जो है वो थोड़ा सा बढ़ा है, एक ये भी है। फिर जो लास्ट सेकंड लास्ट है, रिकॉर्ड 9.34 करोड़ ई वे बिल्स जनरेट हुए हैं अगस्त के दौरान डिड नॉट ट्रांसलेट इनटू हाईएस्ट एवर रेवेन्यू। कि बेशक हाईएस्ट जो है ई वे बिल नंबर्स में जनरेट हुए लेकिन जो हाईएस्ट रेवेन्यू है वो जनरेट नहीं हुआ इसमें। तो इसका मतलब ये है कि जो ट्रांजेक्शन का साइज है वो घट गया है ना। तो जाहिर सी बात है, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन आपकी बढ़ रही है, ई वे बिल्स बढ़ रहे हैं, लेकिन आपकी जो रेवेन्यू है, टोटल रेवेन्यू है, वो नहीं बढ़ता हुआ दिखाई दे उस कंपैरिजन में। तो इसलिए मतलब जो ट्रांजेक्शन का साइज है वो छोटा हो रहा है। ठीक है ना। नेक्स्ट, अनदर पजलिंग ट्रेंड इज सीन इन द रेवेन्यूज फ्रॉम गुड्स इंपोर्ट्स दैट हैव श्रंक 4 टाइम्स दिस ईयर। तो जो गुड्स इंपोर्ट्स हैं वो जो है 4 गुना तक जो है वो थोड़ा श्रिंक हो गया है। ठीक है ना। तो रेवेन्यू जो गुड्स इंपोर्ट से आ रही थी वो भी एक तरह से उसमें भी कमी देखने को मिली है। और द लोअर गुड्स इंपोर्ट बिल्स रिकॉर्डेड दिस ईयर विल रिफ्लेक्ट इन लोअर जीएसटी इनटेक। तो जैसे पता है जीएसटी इनटेक्स लोअर दिखेगा जिसकी वजह से क्योंकि जो गुड्स इंपोर्ट बिल है वो जो है कमी उसमें देखने को मिली है। तो ये सारे के सारे साथ जो आपके प्रॉब्लम या कंसर्न है उनको आप मेंस आंसर राइटिंग में भी लिख सकते हैं अगर जीएसटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपका आता है। फिर अथॉरिटीज मस्ट डिग डीपर टू चेक फॉर रेवेन्यू लीकेज फ्रॉम इंपोर्ट। तो जाहिर सी बात है, जो लास्ट वाला पॉइंट था इंपोर्ट वाला उसको चेक करने के लिए उसको जो रेवेन्यू लीकेज हो रहा है वहां से इंपोर्ट से उसको चेक करने के लिए जो है मतलब अथॉरिटीज को ये थोड़ा ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है और ज्यादा अच्छे से उसकी स्क्रूटनी करने की जरूरत है। फ्रैक्चर्ड कलेक्टिव मैकार्थीज आउस्टर रिवील्स अ डीपर मैलेज इन द रिपब्लिकन पार्टी। तो आपको ये सबसे पहले बता दे कि जो मैकार्थी थे, मिस्टर मैकार्थी थे, वो फर्स्ट एवर स्पीकर बन गए हैं यूएस हिस्ट्री में, जो कि जिनको की जो है स्पीकर की चेयर से जो है इजेक्ट किया गया है। ठीक है ना। तो ये दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये इन्वोक किसने किया था, मतलब ये तो ये फ्लोरिडा के जो कांग्रेसमैन मैट गेट्स है उन्होंने इन्वोक किया था, और जो रिलेटिवली रेयरली यूज क्लोज है उसका यूज किया था। उस क्लोज को भी पूछ सकते हैं कई बार, तो उस क्लोज का नाम है मोशन टू वैकेट। तो इसके बारे में एक बार आप पढ़ लेंगे, मोशन टू वैकेट। ठीक है ना। मतलब वही कि अपना ऑफिस खाली कर दीजिए। ठीक है ना। वैकेशन वाली बात है, वैकेट कर दिया तो ऑफिस वैकेट हो गया उनका। ठीक है। फिर उसके बाद बोला है जो इसमें ये है कि दोनों में देख सकते, ये तो है क्योंकि जो वोटिंग हुई है वो 210 और 216 हुई है। इन 216 में जो उनके अगेंस्ट थे उनमें से 8 मेंबर्स ऑलरेडी रिपब्लिकन वाले पार्टी के थे। तो यानी कि रिपब्लिकन वाले फैक्शन में जो है कहीं ना कहीं पार्टीशन देखने को मिल रहा है। तो द मोस्ट सिग्निफिकेंट अमंग दीज वर द बाई पार्टीशन एफर्ट्स
टू अवॉइड अ फेडरल गवर्नमेंट शट डाउन बाय रेजिंग द डेट सीलिंग। तो जो मेन इंपॉर्टेंट रीजन रहा यहाँ पे रहा, ये बहुत सारे जो मैटर्स थे जिनके बीच में उनकी वो रिपब्लिकन जो थे उनकी वो नहीं बन पा रही थी, उसमें से एक रीजन ये भी था, ठीक है ना। तो इंडिकेशन क्या है इसके बाद, तो इंडिकेशन ये है कि दैट द मैलेज ग्रिपिंग द रिपब्लिकन पार्टी, देयर इज अ वोकल फैक्शन विद इन द पार्टी, पार्टी के अंदर फैक्शनलिज्म हो गया है, दैट सीज इटसेल्फ एज क्लोजली अलाइंड विद द पॉलिटिकल आउटलुक ऑफ द फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, urging not only for smaller government and lower public expenditure but also seeking to influence areas of US foreign policy, for example by calling for cuts to US funding to Ukraine। तो यानी कि कहीं न कहीं क्लोज़ली वो उनकी तरफ जो डोनाल्ड ट्रम्प वाली जो आउटलुक थी, उसकी तरफ अलाइन होते हुए कुछ दिख रहे हैं लोग। तो ये उन्होंने बताया, इंडिकेशन ये है, ठीक है ना? कि उनमें फैक्शनिज़्म हो गया है जो रिपब्लिकन पार्टी है वहाँ की उसमें, ठीक है ना? दिस ग्रुप डिस्क्राइब्ड बाय सम एज, और उस ग्रुप का नाम भी आप याद रखते हैं, उस ग्रुप को जीओपी रेडिकल्स के नाम से बोला जाता है, ठीक है ना? तो यही है कि अभी 2024 जो इलेक्शन ईयर भी है वहाँ पे यूएस में, तो उसका इफ़ेक्ट जो है, ये जो फैक्शनिज़्म है उसका इम्पैक्ट उस पे भी पड़ सकता है, ठीक है ना? नेक्स्ट इज आज का लीड एडिटोरियल देखते हैं, अ वार्निंग शॉट फॉर कमिटिंग द क्राइम ऑफ जर्नलिज्म। तो कॉन्टेक्स्ट तो बताने की जरूरत नहीं है, जो न्यूज क्लिक के जो एडिटर हैं और फाउंडर थे उनको अरेस्ट किया गया है, और साथ में कई सारे ऑफिशियल्स को भी अरेस्ट किया गया है, और ठीक है ना, ईडी ने उन पे जो है एक तरह से केस दर्ज किया है और ईडी ने उनको अरेस्ट भी किया है। तो यहाँ पे उसी के रिगार्डिंग जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, या जो जर्नलिज्म को फोर्थ पिलर कंसिडर किया जाता है, उसको किस तरीके से एक तरह से डिनाई किया जा रहा है चीज़ों को उसके लिए, या उसके राइट्स को कैसे कर्टेल किया जा रहा है। तो उसने बोला, आफ्टर सिक्योरिंग द कोऑप्शन कोऑपरेशन एंड कैपिटुलेशन ऑफ द वास्ट चंक्स ऑफ बिग मीडिया एंड इमेज ऑब्सेस्ड गवर्नमेंट इज टर्निंग द स्क्रूज ऑन द बिग प्लेयर्स, की जो बड़े-बड़े जो बिग मीडिया प्लेयर्स हैं उनको कोऑपरेट करा लिया, उनके साथ में मिला लिया अपने साथ में, और किस तरीके से जो छोटे प्लेयर्स हैं उनके अगेंस्ट कैसे जो इमेज ऑब्सेस्ड गवर्नमेंट है वो उनको एक तरह से स्क्रू कर रही है उनको, ठीक है ना। फिर फाइनली ऑथर ने यहाँ पे जो बोला है वो ये बोला है कि द बॉटमलेस थर्स्ट फॉर अप्रूवल एंड एप्रोबेशन एंड द लिमिटलेस एलर्जी फॉर स्क्रूटनी एंड क्रिटिसिज्म, ये जो थर्स्ट है अप्रूवल और एप्रोबेशन की, उसके रिगार्डिंग ऑथर ने यहाँ पे जो अगेन जो हच विच हंट हुआ है अगेंस्ट न्यूज क्लिक हाइलाइट्स, उसमें ऑथर ने ये बोला है, इट ऑफर्स अ यूजफुल चांस फॉर द हिप्नोटाइज सिटीजनरी टू पॉज एंड पॉन्डर, कि सिटीजनरी को सोचने की जरूरत है कि व्हाई इज अ गवर्नमेंट व्हिच स्पेंड्स थाउजेंड्स ऑफ करोड़ टू प्रमोट इटसेल्फ थ्रू द मीडिया सो इंटेंट टू क्रश द आउटलियर्स, मतलब जो छोटे छोटे प्लेयर्स हैं, आउटलियर्स मतलब आउटलाइन पे बिल्कुल बाउंड्री पे खड़े हैं, उनको क्यों क्रश करना चाहती है, ब्रिंगिंग डिसरेस्प्यूट इन द आइज ऑफ द वर्ल्ड, की वर्ल्ड की आइज में एक तरह से क्यों डिसरेप्यूट लेना पाते, पहले चीज ये बोली, क्वेश्चन पूछना चाहिए। दूसरा ये है, एंड व्हाई इज अ गवर्नमेंट व्हिच पीरियडिकली इशूज सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट्स ऑफ इंडियाज ग्रोइंग प्रोएस सो अनइंटरेस्टेड इन इंप्रूविंग इट्स रैंकिंग ऑन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स वेयर इट नाउ स्टैंड्स बिलो तालिबान एंड अफगानिस्तान। अगर हम वर्ल्ड इंडेक्स वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात देखें, तो वहाँ पे इंडिया की रैंकिंग जो बहुत ज़्यादा गिर गई है। 2022 में 150 रैंक पे थे हम, और 2014 में यही रैंकिंग जो है 140 थी। तो दूसरा क्वेश्चन ये है, तो ऑथर ने ये बोला है, ऑथर के अकॉर्डिंग द आंसर टू दोज क्वेश्चंस एक्सप्लेन्स व्हाई अ स्लेज हैमर वाज टेकन टू स्वेट अ फ्लाई, क्यों जो है ये वाला स्टेप लिया गया है, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर इसी में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो दिस इज इट, इतना इंपॉर्टेंट वैसे नहीं था, बस जो जर्नलिज्म के लिए फ्रीडम है उसको आप बोल सकते हैं कि कैसे कर्टेल किया जा रहा है उसके राइट को, उसमें यूज कर सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में, ठीक है ना। अलाइनिंग हायर एजुकेशन विद द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल गोल्स, तो हायर एजुकेशन को किस लिए जरूरत है, कि अगर हमें यूनाइटेड नेशंस के जो सस्टेनेबल गोल्स है उनको अचीव करना है, तो किस लिए जरूरत है कि हायर एजुकेशन को उसके साथ अलाइन करके रखना पड़ेगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात की सबसे शुरू में ऑथर ने, तो ये तो आपको सबको पता ही होगा, 17 गोल्स हैं इसमें बेसिकली, और जिसमें 169 टारगेट्स हैं, जो कि सारी की सारी 193 जो यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट्स हैं उन्होंने एग्री किया था कि उसको उनको अचीव किया जाएगा बाय 2030। तो इसमें इस पूरे 2 लाइन के पैराग्राफ में काफी इन्फॉर्मेशन है। 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, 169 टारगेट्स हैं, 193 यूनाइटेड नेशन मेंबर्स हैं, और ये कब तक अचीव करने हैं, 2030 तक। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की जो रिपोर्ट आई थी 2023 की, इट फ्लैग्ड स्लो प्रोग्रेस एंड पेंटेड अ ग्रिम पिक्चर ड्यू टू द प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट्स ऑफ कोविड-19। कोविड-19 की वजह से जो प्रोग्रेस थी वो काफी स्लो रही, और ग्रिम पिक्चर भी दिखाई उसने कि जो प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट थे कोविड-19 के बाद भी काफी रहे हैं, ऐसा नहीं कि सब खत्म हो गए, बिल्कुल ठीक हो गया। अभी दो दो 2-3 साल से ऊपर हो गए, लेकिन अभी भी जो इसके इम्पैक्ट देखने को मिले हैं। फिर जो क्लाइमेट क्राइसिस का इम्पैक्ट है, फिर जो रशिया यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट चल रही है उसका है, और जो वीक ग्लोबल इकोनॉमी, इन सब ने कहीं न कहीं ग्रोथ जो जो अचीवमेंट की करने की जो उसकी ग्रोथ थी उसको स्लो डाउन किया, उसके पेस को स्लो किया है, और कहीं न कहीं वो अनअचीवेबल से उसमें से काफ़ी सारे गोल्स अभी भी ऐसे लगते हैं कि अचीव शायद ना हो पाएँगे, ठीक है ना?
अ, और ये जो इम्पैक्ट है वो यूनिवर्सल तो ज़रूर है कि यूनिवर्सल एक्सपीरियंस है, हर कंट्री कहीं न कहीं फेस करे, लेकिन जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें ये जो इम्पैक्ट है वो ज़्यादा प्रोनाउंस देखने को मिलता है। इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी ऐसा ही है, इट हैज़ सफर्ड अ सेटबैक इन अचीविंग दीज़ गोल्स। उसमें इंडिया ने भी जो है सेटबैक फेस कर रही है। उसके बाद ऑथर ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी है उसको 2020 को और सस्टेनेबल गोल्स के बीच में लिंक बताया है। तो जो एसडीजी 4 है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 है, इट पर्टेन्स टू एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन। ये बोलता है कि जो क्वालिटी एजुकेशन है उसके लिए प्रोवाइड करने के लिए बोलता है कि सबको एक्सेस होनी चाहिए। एनईपी 2020 हैज बीन प्रिपेयर्ड इन ट्यून विद मोस्ट ऑफ द एसडीजी, और जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 उसको इसी तरीके से बनाया गया है कि वो ज्यादातर जो एसडीजीज हैं उनके साथ में अलाइनमेंट में जो है वो रह सके। तो जो अगर हम ओईसीडी का डाटा देखें तो पीपल विद हायर एजुकेशन डिग्री आर मोर एम्प्लॉयबल एंड अर्न एन एवरेज ऑफ 54% मोर देन दोज हु ओनली हैव कंप्लीटेड सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन। तो हायर एजुकेशन का रोल आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो जिनके पास हायर एजुकेशन डिग्री है उनके ज्यादा चांसेस होते हैं कि उनको ज्यादा अच्छी एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, उनके जो एवरेज वेजेस हैं या एवरेज जो सैलरी है या अर्निंग्स है वो ज़्यादा रहने के चांसेस रहते हैं इन कंपेरिजन टू दोज हु हैव कंप्लीटेड जस्ट सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन। तो यूनिवर्सिटी इंक्लूसिव जो एजुकेशन है वो बेटर प्रोटेक्ट करती है लोगों को अगेंस्ट पॉवर्टी, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पहला था हमारा। और इट प्रिवेंट्स फ्रॉम देम हंगर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 ये कहता है। सपोर्ट देम फॉर गुड हेल्थ एंड वेलबींग, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 है। प्रमोट्स जेंडर इक्वालिटी, एसडीजी 5, एंड प्रोवाइड देम डिसेंट वर्क व्हिच इन टर्न ड्राइव्स इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 8 है। एंड रिड्यूसेस इनइक्वालिटी जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 10 है। तो 4-5 तो यहीं पे बता दिए कौन-कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, और यूनिवर्सिटी इंक्लूसिव एजुकेशन से किस तरीके से इन पाँचों 6 जो भी ये बताए गए हैं उन सब में उसका इम्पैक्ट रहता है। ठीक है ना? फिर दूसरी चीज ऑथर ने बोली है मल्टी डिसिप्लिनरी और जो इंटरडिसिप्लिनरी सिस्टम है एजुकेशन का, उससे क्या फर्क होता है। तो इट प्रोड्यूस मल्टी टैलेंटेड पीपल हु कैन परस्यू रिसर्च एंड फाइंड इनोवेटिव सॉल्यूशंस टू ग्लोबल चैलेंजेस सच एज अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। ऐसी बात है कि अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी आप तभी अचीव कर पाओगे जब आपके पास जो है रिसर्च है, इनोवेटिव सॉल्यूशंस है। सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटी जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हमारा 11 है, वो अचीव कर सकते हैं। क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो कि 13 है, एज वेल एज स्टडिंग दियर इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी एंड अर्थ, और उनका इम्पैक्ट भी जो है आप उस पे देख सकते हैं कि अर्थ पे क्या रहने वाला है, ग्लोबली क्या रहने वाला है, इकोनॉमी पे क्या रहने वाला है। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इज पॉसिबल ओनली इफ वी रेडिकली चेंज द वे वी प्रोड्यूस एंड कंज्यूम, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 12 कहता है कि हमें जो है सस्टेनेबली जो है कंजम्पशन करना है और प्रोडक्शन भी करना है। फिर इनोवेटिव सॉल्यूशंस एंड स्टार्टअप्स जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 9 बात करता है, इट मस्ट बी डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद प्राइवेट कंपनी, जो उसके साथ प्राइवेट कोलैबोरेशन होना चाहिए उनका। ठीक है ना? फिर वैल्यू बेस्ड एजुकेशन की बात की कि वैल्यू बेस्ड एजुकेशन अगर आप इंट्रोड्यूस करते हैं तो जाहिर सी बात है इट विल हेल्प सिटीजंस बिकम रेस्पॉन्सिबल टुवर्ड सेल्फ, सोसाइटी एंड द प्लेनेट एंड हेल्प आवर नेशन अचीव लाइफ ऑन लैंड, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 15 है। तो कहीं ना कहीं सारे के सारे एजुकेशन का रोल उसमें बताया कि हर तरह का सस्टेनेबल गोल कहीं ना कहीं उससे डिपेंड हो रहा है। ठीक है ना? द 56,205 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो हैं और यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया में, दे शुड वर्क टुगेदर, उनको एक साथ काम करना पड़ेगा तब जाके कुछ होगा, क्योंकि कम्युनिटी हेल्थ, एनर्जी सेविंग मेजर्स, एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन, वेस्ट रिडक्शन, डेवलपमेंट ऑफ लोकल स्किल्स एज वेल एज द शेयरिंग ऑफ सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज विद अदर यूनिवर्सिटीज और एक्सटर्नल पार्टनर्स शुड बिकम अ कल्चर इन यूनिवर्सिटीज। दूसरा सेशन ये है कि इसे कल्चर में लाना चाहिए यूनिवर्सिटी के कि शेयरिंग हो, एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन हो, एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर की जाए। फिर ऑथर ने बोला है कि इट इज हाई टाइम दैट यूनिवर्सिटीज अडॉप्टेड सस्टेनेबिलिटी एज ए मंत्रा एंड इनकॉर्पोरेटेड एसडीजी इनटू देयर इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेटजी बोथ इन डेली एडमिनिस्ट्रेशन एंड टीचिंग इन रिसर्च। दोनों चीजों का पार्ट बनाना चाहिए आपको सस्टेनेबिलिटी का। एक तो आपको डेली जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहां पे उसको पार्ट बनाइए, जो इंस्टीट्यूशन की स्ट्रेटेजी उनका पार्ट बनाइए, और जो टीचिंग और रिसर्च है उसमें भी आप सस्टेनेबिलिटी वाले पार्ट को लेके आइए, तब जो है वो नीचे भी जाएगा। ठीक है ना? Higher education must be directly integrated with socio-economic development, where each activity and transaction has meaningful and multiple impacts of NHD। तो हायर एजुकेशन को जो डायरेक्टली इंटीग्रेट करना चाहिए सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ, ये चौथा जो है सजेशन उन्होंने दिया है। तो ये चारों आप वे फॉरवर्ड में लिख सकते हैं जब भी कभी एजुकेशन, हायर एजुकेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग कुछ आपका क्वेश्चन आता है तो। ठीक है? आगे देखते हैं। ग्राउंड जीरो में आ जाया था ए विलेज इन बिहार इज अ मिनी पंजाब, ये बोला है बेसिकली। तो जो इशू ये रहा कि जो मैनी दलित्स फ्रॉम अररिया डिस्ट्रिक्ट हैं हैव माइग्रेटेड टू पंजाब एंड कन्वर्टेड टू सिखिज्म इन द होप दैट इट विल अकॉर्ड देम रिस्पेक्ट एंड फ्री फ्रॉम
कास्ट बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन। तो काफ़ी लोग वहाँ से माइग्रेट करके गए थे पंजाब में, वहाँ पे वो कन्वर्ट हो गए सिखिज़्म में, और किस होप में कि जो कास्ट बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन है उससे उनको फ्री किया जा सके। तो उसी पे रिपोर्ट दी गई कि इन हाउ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड पॉवर्टी ड्राइव थाउजेंड्स ऑफ पीपल अवे फ्रॉम द स्टेट, स्पेशली द कोशी एरिया इन सर्च ऑफ ग्रीन पास्चर्स। कि एक लाइवलीहुड की तलाश में, एक उस अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में किस तरीके से जो थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैं वो माइग्रेट करके गए हैं। उसके कुछ रीज़न्स भी बताए हैं और किस तरीके से उन्होंने अपना रीजन भी कन्वर्ट उसके बाद किया है। ठीक है ना? तो कास्ट एक्सप्लॉयटेशन और पॉवर्टी आर द मेन रीज़न्स व्हाई मैनी विलेजेस माइग्रेट। उसमें जो 2 रीज़न बताए हैं, मेन वो ये बताएँ कि कास्ट, एक तो कास्ट एक्सप्लॉयटेशन और दूसरा पॉवर्टी जो है वो मेन रीज़न बताए हैं। बाकी मोस्ट इम्पोर्टेंट आउटकम आउटकम जो है माइग्रेशन का, वो उसमें कुछ बताया कि आउटकम क्या-क्या होते हैं माइग्रेशन के। ठीक है ना? तो पहला तो ये है कि वहाँ पे रेमिटेंसेस अच्छी मिलती है। तो पहला रीज़न तो यही है कि पॉवर्टी है, तो वो रेमिटेंसेस अच्छी के वजह से जो है वहाँ पे जाना चाहते हैं। फिर दूसरा जो इसमें रीज़न बताया है, वो बताया है अनदर फैक्टर जो फ़ोर्स करता है आउट माइग्रेशन के लिए, वो है कोसी। ठीक है ना? कोसी रिवर, आप वो जानते होंगे, रिवर ऑफ सोरो बोला जाता है बिहार में कोसी रिवर को। तो ये दूसरा रीज़न बताया, और तीसरा जो कारण बताया वो है एस्पेक्ट ऑफ कास्ट। ये कास्ट वाले जो एक्सप्लॉयटेशन है उसको भी आप नहीं छोड़ सकते, और तीसरा एस्पेक्ट वो है। तो वहाँ के जो जो लोग माइग्रेट करके गए और जो वापस एक तरह से उन्हें कन्वर्ट हुए हैं, उन्होंने क्या, उनका क्या कहना है, उनके व्यूज़ भी उतने यहाँ पे बताएँ। तो दोनों ही चीज़ें हैं। Sikhism, there is no caste discrimination. The religious discourse gives us peace of mind. First, the villagers used to mock us एज़ वी ड्रेस्ड लाइक सिक्स, बट नाउ नो वन डज़ दैट। तो कुछ लोग तो ये कह रहे हैं, उनका मानना है कि हमारे जो कंडीशन है, इकोनॉमिक कंडीशंस भी, और जो सोसाइटी में इमेज है वो भी काफ़ी अच्छी हुई है। लेकिन जो कुछ कन्वर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं, दे आर नॉट हैप्पी। आफ्टर रिटर्निंग होम दे फाइंड दैट दे आर स्टिल नॉट फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन अभी भी फ्री नहीं है, क्योंकि बिहार गवर्नमेंट के रजिस्टर में वो अभी भी जो है अनलिस्टेड है, दलित ही अनलिस्टेड हैं, और उनको जो है सिख कैटेगरी में जो है इंक्लूड नहीं किया गया है। तो वो ये कह रहे हैं कि वो हमें जो है गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में भी जो है वो सिख ही हमें कन्वर्ट किया जाए। तो इकोनॉमिकली आवर कंडीशंस मे हैव इम्प्रूव्ड। इकोनॉमिकली जरूर हमारी कंडीशन सुधर गई है, बट सोशली वी आर स्टिल ट्रीटेड द सेम। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सोशली अभी भी हमें ऐसे ही ट्रीट किया जा रहा है। ठीक है ना? तो दोनों ही पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें बताई। कुछ लोग इसको पॉजिटिव उसमें देख रहे हैं, कुछ नेगेटिव देख रहे हैं। बाकी इकोनॉमिकली तो इम्पैक्ट पड़ा ही है, ये बोला है उन्होंने। और जो कारण थे, क्या थे जो माइग्रेशन के, वो भी यहाँ पे बताए गए हैं। चलिए आगे देखते हैं, एक दो इम्पोर्टेंट और कुछ आर्टिकल है तो हम बात करते हैं। जी, बिल्कुल। प्रोफेसर स्वामीनाथन, आप सभी को पता है कि इनकी जो है डेथ हो गई थी अभी रिसेंटली, ही हैड बीन पास्ड अवे। तो उनका कंट्रीब्यूशन तो आपको पता ही होगा। जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसके ये फादर बोले जाते हैं इंडिया में। ठीक है ना? इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर एमएस स्वामीनाथन। इस पे कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। बाकी कभी उनके कंट्रीब्यूशन पे अगर आपको एस्से या कुछ उसमें या किसी कोर्ट में आपको डालना पड़ेगा, किसी क्वेश्चन में उनके कंट्रीब्यूशन को पूछता है, तो उसमें आप लिख सकते हैं, हिज वर्क नैरोड द गैप बिटवीन साइंटिफिक नॉलेज एंड इट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। सबसे मेन काम उन्होंने किया था, जो गैप होता है नॉलेज और उसके एप्लीकेशन में, उसको नैरो करने का काम उन्होंने किया था। ठीक है ना? यहाँ पे मोदी जी ने ये पूरा उनके बारे में बताया हुआ है। तो ही स्टैंड्स टॉल एज ए पैरागन ऑफ इनोवेशन एंड मेंटरशिप। और उन्होंने जो वर्ल्ड फूड प्राइज भी जीता था, उनको मिल दिया गया था 1987 में। ये फ्री के लिए आपको याद रखना है। और ये ऊपर वाली लाइन है, ये आप मेंस में उनके कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड कहीं भी लिख सकते हैं। ही वाज एन इंस्टीट्यूशन बिल्डर एज वेल। इंस्टीट्यूशन बिल्डर भी थे। हैविंग टू हिज क्रेडिट मैनी सेंटर्स वेयर वाइब्रेंट रिसर्च टेक्स प्लेस। उनके नाम पे कई इंस्टीट्यूशन है जो उन्होंने किए थे। और सब एक अचीवमेंट उनका नाम ये है कि वो डायरेक्टर भी रह चुके थे इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि कहाँ पे है, मनीला में। तो ये भी आपको याद रखना है। फिर साउथ एशिया जो रीजनल सेंटर है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का, वो ओपन हुआ था वाराणसी में 2018 में। ये भी आप फ्री के लिए याद रखेंगे। ठीक है ना? तो ये सारा उनके कंट्रीब्यूशन से रिगार्डिंग है। तो स्वामीनाथन जी पे अभी हो सकता है शायद प्रोफाइल वाले सेक्शन में संडे को कुछ मिल जाए कल, तो तब देखेंगे, वरना किसी दिन आता है तो तब बाकी बता देंगे। ठीक है? आगे देखते हैं। यस, तो जो नोबेल पीस प्राइज इस बार 2023 का मिला है, वो दिया गया है नरगिस मोहम्मदी जी को दिया गया है। और ये जो लॉरिएट हैं, ये पहली बार अरेस्ट हुए थे, 22 साल पहले अरेस्ट हुई थी। एंड हैज स्पेंट मच ऑफ पास्ट 2 डिकेड्स इन एंड आउट ऑफ जेल ओवर हर अनस्टिंटिंग कैंपेनिंग फॉर द ह्यूमन राइट्स इन ईरान। तो किस वजह से मिला है, ये आप याद रखेंगे। फॉर हर अनस्टिंटिंग कैंपेन फॉर ह्यूमन राइट्स इन ईरान, शी हैज मोस्ट रिसेंटली बीन इनकार्सरेटेड सिंस नवंबर 2021। और नवंबर 2021 से वो फिर से जो है उनको जेल में अभी भी हैं। ठीक है ना? तो उन्होंने, उनका कहना क्या है वो बोलते हैं, शी रिटेन होप फॉर चेंज इन ईरान despite having no prospect of release from prison and enduring the pain of separation from her family। तो इसके बावजूद जो है उनको अभी भी होप है कि जो ईरान में जो है वो चेंज होगा, और वो अभी भी वहाँ के लोगों के ह्यूमन राइट्स के लिए जो है वो फाइट करेंगे, वुमेन्स के लिए बेसिकली। द वीकनिंग ऑफ द रिलीजियस एलिमेंट हैज क्रिएटेड अ वैक्यूम दैट द गवर्नमेंट हैज नॉट बीन एबल टू फिल। तो मेन जो उन्होंने रीजन बताया है वो ये बताया कि जो रिलीजियस एलिमेंट जो वीक हो रहा है, ठीक है ना, उसकी वजह से जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है।
वो कहीं न कहीं गवर्नमेंट नहीं भर पा रही है, उसको मेन रीज़न उन्होंने बताया है, ठीक है ना? तो आप इनका नाम याद रखेंगे और नोबेल प्राइज़ किस वजह से लिए दिए गए हैं, वो दोनों चीज़ें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट जो आरबीआई की एमपीसी रिपोर्ट है, उसमें देख लेते हैं एमपीसी जो कमिटी है उसने क्या बोला है। तो आरबीआई फ्लैग्स इन्फ्लेशन रिस्क टू स्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन को बताया कि रिस्क रहेगा स्टेबिलिटी के लिए। एमपीसी लीव्स बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट अनचेंज्ड, कोई चेंज नहीं किया है बेंचमार्क रेट्स में। फॉर ए फोर्थ स्टेट मीटिंग reiterates its real GDP growth and retail inflation projections for the fiscal year at 6.5% and 5.4% respectively। जो रियल जीडीपी ग्रोथ रेट है उसको 6.5% पे रहा है और जो रिटेल इन्फ्लेशन की प्रोजेक्शन रखी है वो 5.4% पे जो है वो रखी गई हैं। दोनों आप ध्यान रखेंगे। रिटेल इन्फ्लेशन है ये, ठीक है ना? जो हमारे गवर्नर हैं शक्तिकांता दास जी, ही वॉज टू एंश्योर रिटेल प्राइस गेन्स 10 to 4%। वो कह रहे हैं कि उसको 5-4% तक जो है रिटेल प्राइस को इन्फ्लेशन को लाने की कोशिश की जाएगी। तो एमपीसी रिमेन्स अलर्ट एंड रेडी टू टेक टाइमली मेजर्स टू अलाइन इन्फ्लेशन टू द 4% टारगेट जो है उसके टारगेट के रेंज में लाने के लिए कोशिश करेंगे। एंड इट साइट्स अनसर्टेनिटीज इंक्लूडिंग फॉल इन खरीफ सोइंग ऑफ पल्सेज एंड ऑयलसीड। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जो खरीफ क्रॉप्स हैं उनका इस बार पल्सेज हैं वो कम उनकी सोइंग हो गई है। फिर लो रिजर्वायर लेवल्स एज क्लाउडिंग इन्फ्लेशन आउटलुक। फिर टर्म्स डिक्लाइनिंग कोर इन्फ्लेशन सीपीआई एक्सक्लूडिंग फूड फ्यूल कंपोनेंट्स एज सिल्वर लाइन यहाँ पे उसको बोला गया है। फिर एमपीसी ने जो इसकी हेडलाइन रिटेल इन्फ्लेशन है उसको रेज किया है प्रोजेक्शन को फॉर द सेकंड क्वार्टर एंडेड सितंबर 30 बाय 20 बेसिस पॉइंट्स उसको बढ़ाया और प्रोजेक्शन किया गया 6.4% तक वो रहने वाली है, ठीक है ना? आगे देखते हैं और कुछ है इम्पोर्टेंट, तो यही सब इम्पोर्टेंट है इसमें आज के आर्टिकल में। तो दिस इज इट। होप आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये डिस्कशन अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अगर कुछ इम्प्रोवाइजेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। सो थैंक यू।